वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नाजुक फोगाट। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आजकल पेपर में आ रहे हैं वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आगे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा पहला प्रश्न है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द टर्म सेरीकल्चर। सबसे पहले तो देखिएगा कल्चर क्या होता है। कल्चर से यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? खेती की, या फिर किसी हस्बेंड्री की, एग्रीकल्चर की, प्लांटेशन की, किसी चीज़ को उगाने की, आगे बढ़ाने की, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या है देखते हैं। पक्षी पालन, रेशम की खेती, मधुमक्खी पालन, फिश फार्मिंग, ठीक है, मछली पालन। अब एस से यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं थोड़ा, एस से सीरीकल्चर एंड एस से सिल्क। तो इसका सही आंसर होगा रेशम की खेती, सिल्क की खेती, सिल्क फार्मिंग, रेशम की खेती इसका सही ऑप्शन होगा। अब हम और भी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। देखिएगा, आपका पहला ऑप्शन है पक्षी पालन। इसको क्या बोला जाता है? पोल्ट्री फार्मिंग। तीसरा ऑप्शन है आपका मधुमक्खी पालन, बी फार्मिंग। बी फार्मिंग को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। मछली पालन, फिश फार्मिंग, क्या कहलाया जाएगा? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। तो इसी के साथ सेरीकल्चर किससे रिलेटेड होगा? आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। बी आपका सही उत्तर है। सेरीकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटीकल्चर। देखिए, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। तो ध्यान से देखेंगे हम कि क्या इसका आंसर होगा। विटीकल्चर क्या है? कल्चर से फिर किसी चीज़ की खेती करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। अब देखिए, सब्जियों की खेती, वेजिटेबल कल्टीवेशन। अब एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे, फिर हम उसका आंसर देखेंगे कि क्या है। अब आपका वेजिटेबल की खेती, सब्जियों की खेती, वेजिटेबल कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है? फ्लोरिकल्चर। आपकी मैंगो कल्टीवेशन को मैंगो फेस्टिवल बोला जाता है। फ्लावर्स, फूलों की खेती, फ्लावर कल्टीवेशन को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। ग्रेप्स कल्टीवेशन आपका सही आंसर होगा। ग्रेप्स कल्टीवेशन को बोला जाता है आपका विटीकल्चर।
तो इसी के साथ हम तीनों चारों जो आपके ऑप्शन हैं उनको देखते हुए चलेंगे कि क्या कहना चाहता है आखिरकार। ठीक है, अब आपका विटीकल्चर है, ग्रेप्स का कल्टीवेशन है। अब ग्रेप से क्या बनती है आपकी? अल्कोहल बनती है। क्या बनती है आपकी? अल्कोहल बनती है। जब आपके ग्रेप्स का किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन कराया जाता है, उससे आपकी अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। Which of the following term best describe the biological study of animal behavior? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का वर्णन करता है? कि ऐसा कौन सा शब्द है जिस शब्द से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पशु व्यवहार के बारे में बता रहा है। देखेंगे वन बाय वन कि आपका क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है इटियोलॉजी। आपकी इटियोलॉजी क्या होती है, देखते हैं। स्टडी ऑफ कोजेशन, कोज, ओरिजिन और रीज़न, की किसी भी चीज़ के कोज के बारे में पढ़ाई करना, कि कारण के बारे में पढ़ाई करना, कि कोई भी चीज़ किस कारण से हुई है। हेतु विज्ञान, जैसे कि कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई भी रोग होता है, तो उसके पीछे का कारण जानना क्या कहलाता है? एटियोलॉजी कहलाता है। अब आपका ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी क्या है? इथेनोलॉजी। इथेनोलॉजी क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन एज कल्चरल बीइंग, की एक जो ह्यूमन है वो क्या है, एज ए कल्चरल बीइंग कैसा है उसके बारे में। ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स, कीटों का अध्ययन। अब आपका क्या आ गया लास्ट? एथोलॉजी। एथोलॉजी क्या है आपका? एनिमल बिहेवियर के बारे में आपका बताता है। तो इसीलिए इसी के साथ आपका सही जवाब होगा डी। सही उत्तर होगा आपका डी, एथोलॉजी। एथोलॉजी क्या बताता है? एनिमल बिहेवियर के बारे में, पशु व्यवहार के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या केवल पौधे कोशिकाओं में मौजूद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? देखिएगा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, हाँ होता है राइबोसोम। कोशिका भित्ति होती है, हाँ ये भी होती है। हरित लवक होता है, हाँ ये भी होता है। आपका ऑप्शन क्या है? 2 या 3 दोनों। देखिएगा सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बस एक बात है इसमें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम सही अप्रोच लगा के आंसर निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? क्या बात आई है यहाँ पे? ओनली पूछा गया है कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट हो। तो आपका जो राइबोसोम होता है वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। राइबोसोम तो एनिमल में भी होगा और प्लांट में भी होगा, मतलब ये जो राइबोसोम होता है ये दोनों में होता है। इसीलिए पहले ऑप्शन को पहले ही हम निकाल देंगे। देखते हैं अगला ऑप्शन, सेल वॉल। क्या ये एनिमल में प्रेजेंट होता है? भाई नहीं, ये एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट में होता है। अब आपका तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्या ये एनिमल में होता है? नहीं भाई, ये भी प्लांट में आपका होता है। अब ये दोनों ही प्लांट में होते हैं तो आपके ना तो
आपका सेकंड ऑप्शन हम अकेले बोल सकते हैं ना, थर्ड ऑप्शन बोल सकते हैं। तो आपका फोर्थ क्या है, 2 और 3 दोनों की, दूसरे और तीसरे सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, ये आपका सही आंसर होगा कि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब यहाँ से हम एक चीज़ और देखते हैं कि राइबोसोम क्या कार्य करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं आपके, 70S होते हैं, 80S होते हैं। आपके दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, हाँ भाई, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और आपके यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये आपके एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना सही जवाब था। गति का दूसरा समीकरण स्थिति व स्थान बीच में संबंध बताता है। किस चीज के बारे में संबंध बताता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बारे में बताता है, देखेंगे बेटा। ds बाय dt क्या होगा आपका, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेग। तो किस चीज के बारे में समीकरण क्या बताता है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति व स्थान के बारे में क्या दर्शाता है, क्या होगा बेटा, वेग। आपका सही जवाब होगा। वेलोसिटी आपकी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होगी आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। सबसे पहली बात कि भाई वेस्ट नहीं होता है। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट वेस्ट, ये दो चीज़ें हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे। कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसने बोला है कि ये जो फ्रिक्शन के द्वारा कार्य किया गया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि वेस्ट होता है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि कौन सी एनर्जी, डैश एनर्जी, कौन सी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे दो हाथ हैं, ठीक है, अपने हैंड हैं, है ना, बना लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, इसको मान लीजिए। अब हम अपने दोनों हैंड्स को एक दूसरे के साथ में रगड़ेंगे, ठीक है, टकराव करेंगे, तो क्या होगा। अब जैसे सर्दी लगती है हमें, सर्दियों में हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को ऐसे रगड़ते हैं आपस में, ताकि हमें क्या हो, अपने हाथ गर्म हो जाए, है ना, गर्म हो जाए, गर्म होके हमें क्या मिले, ऊर्जा मिले। सर्दियों में ऐसे करते हैं हम, घर्षण का इस्तेमाल करते हैं, दोनों हाथों को ऐसे हम रगड़ते हैं आपस में। तो क्या होता है, उससे दोनों हाथों के बीच में जब हम दोनों को रगड़ते हैं तो क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होते, हीट उत्पन्न होती है। क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है। तो मतलब कि जब हमने फ्रिक्शन किया तो वह खराब नहीं गया। फ्रिक्शन किया जब हमने दोनों हाथों को रगड़ा तो वह खराब नहीं गया, बल्कि वो चेंज हो गया। उसने हमें लाभ दिया, वो चेंज हो गया किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, है ना। जब हमने दोनों हाथों को रगड़ा तो अपने दोनों हाथ क्या हो गए, गर्म हो गए, हीट उत्पन्न हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी एनर्जी उत्पन्न हो गई। अब हीट तो है नहीं यहाँ पे, तो हीट से रिलेटेड क्या होता है आपका, टेम्परेचर, थर्मल, है ना। तो क्या होगा आपका, तापीय, थर्मल। ए ऑप्शन होगा आपका, वो क्या होगा, सही होगा।
यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे। इफ ए बॉडी इज ट्रांसफॉर्म मोशन मूव ऑन ए कर्व्ड पाथ देन दिस मोशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, कर्वीलीनियर मोशन। क्या बोलेंगे, कर्वीलीनियर मोशन। एक ही कर्व के पाथ के अंदर जब गति करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कर्वीलीनियर मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि जब हम किसी गाड़ी को, जैसे ये ट्रैक है, बीच में चौक है, यहाँ से हमारी गाड़ी सीधे चलते हुए आ रही थी, अब ये गाड़ी ऐसे कर्व में एक स्पीड में ऐसे क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब हम कोई रोड के ऊपर, जब हम कोई मोड़ मुड़ते हैं, उसको क्या कहलाता है, वह कर्वीलीनियर मोशन होता है। वो कर्वीलीनियर मोशन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है आपका। तो ऑप्शन डी है क्या होगा आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द स्पीड इक्वेशन ऑफ मोशन शो द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड लोकेशन, क्या बताता है। द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन शो द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड लोकेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम सारी इक्वेशंस को देख लेते हैं कि आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन क्या है मोशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि सेकंड इक्वेशन, तो हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। तो इसलिए हम पहले एक बार फर्स्ट इक्वेशन के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बताती है। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो यहाँ पे क्या बताती है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। तो आपकी फर्स्ट मोशन की इक्वेशन क्या बताएगी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अपनी सेकंड इक्वेशन क्या बताती है, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन क्या बताती, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बताती है आपकी, पोजीशन और टाइम रिलेशन। क्या बताती है, पोजीशन और टाइम रिलेशन। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन शो द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड व्हाट, किसके बीच में, पोजीशन और किसके बीच में। तो यहाँ से हमें दिख रहा है सेकंड इक्वेशन है, ये हमने बना के देख ली। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारा सीधा आंसर आ जाता है कि आपका बताती है पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो सेकंड इक्वेशन है वो आपकी पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप को बताती है। अब फर्स्ट क्या बताती है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताती है। अब इसी के साथ हम थर्ड इक्वेशन भी देख लेते हैं कि आपकी थर्ड इक्वेशन क्या बताती है। थर्ड इक्वेशन बताती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू टू ए एस, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में रिलेशन बताती है। सो अभी हमने देखा कि जो सेकंड इक्वेशन है
वो क्या शो कर रही है, पोजीशन और टाइम के बीच में आपका रिलेशन शो कर रही है। तो इसी के साथ हमें तीनों के बारे में पता लग गया। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आपकी जो पहली इक्वेशन है वो आपकी क्या बताती है, फर्स्ट इक्वेशन है वो बताती है आपकी वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन। सेकंड इक्वेशन आपकी बताती है पोजीशन एंड टाइम के बीच में रिलेशन। थर्ड इक्वेशन आपकी बताती है वेलोसिटी एंड पोजीशन के बारे में रिलेशन। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आगे भी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ पॉजिटिव चार्ज। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर होता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा आपका सही जवाब होगा। अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी, हम ये कर चुके हैं, तो हमें यहाँ भी रिवाइज करते हुए चलना है। किसने की थी, गोल्डस्टेन ने की थी। अब कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्कवरी गोल्डस्टेन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन एक जैसे इस तरह से बन सकते हैं, इसलिए साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, वेलोसिटी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, कि एक तत्व के, क्वेश्चन को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं की खोज गलत सिद्ध किसने की थी। पहले ये माना जाता था कि कोई एक तत्व है, उसके जितने भी परमाणु हैं सारे समान होते हैं, ठीक है, लेकिन इसको गलत किसने सिद्ध किया था। देखेंगे, द कंसेप्ट दैट ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय द डिस्कवरी ऑफ, किस चीज़ की डिस्कवरी ने इस चीज़ को गलत बता दिया था। देखेंगे, एलोट्रोपी क्या होती है, सबसे पहले एलोट्रोपी क्या होती है, एक चीज़ के बहुत सारे रूप, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। आइसोटोप जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लीडिंग टू वेरिएशन इन मास, ठीक है, कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग क्या होते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे, जो एटम होते हैं एक एलिमेंट के, लेकिन उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर के न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, अब इनका क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, लेकिन इनका मास क्या करता है,
आपका डिफरेंट होता है, डिफरेंट वेट होता है, डिफरेंट मास होता है। तो इस चीज़ ने बता दिया था कि जो ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। कि एक अवधारणा यह जो थी कि सभी परमाणु समान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी परमाणु समान नहीं होते, वो अलग अलग रूप में भी, अलग अलग वेट के साथ भी प्रेजेंट आपके होते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन जो आपका, अब हम यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं। H1 इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। H21 इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। H31 इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटेरियम, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन यौगिक में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता, इज नॉट फाउंड इन कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जो कार्बन होता है उसके पास क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की शक्ति होती है। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और क्या होती है, कैटिनेशन पावर होती है। क्या होती है, कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर क्या होती है कि यह खुद के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। भाई खुद के साथ ही बॉन्ड बना ले, ऐसी ये ऐसा कुछ मिल जाए हमें, तो ये एक तरह से पावर होती है ना। क्यों, क्योंकि हम तो बॉन्ड बनाने के लिए अलग दूसरों को ढूंढते रहते हैं ना, और बाकी के एलिमेंट्स तो किसी और को ढूंढेंगे कि उनके साथ में बॉन्ड बनाया जाए। लेकिन कार्बन के पास तो पावर है, कौन सी पावर है, कैटिनेशन पावर है, ठीक है। क्या होती है इसके पास, कैटिनेशन पावर को श्रृंखला शक्ति भी बोलते हैं, कि अपनी एक श्रृंखला बना सकता है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। अगर इसको एक कार्बन को एक और कार्बन मिल गया, तो देखते हैं, देखो कार्बन को एक और कार्बन मिल गया, फिर एक और कार्बन मिल गया, एक और कार्बन मिल गया, तो ये आपस में श्रृंखला बना सकते हैं। इनके पास एक श्रृंखला बनाने की, एक चेन बनाने की क्या होती है, शक्ति होती है। तो पहली बात तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, दूसरी इसके पास कैटिनेशन पावर होती है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, क्या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका इथाइन, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपका C2H2 के रूप में आपका प्रेजेंट होता है, तो इसको इथेन बोलेंगे, इथाइन बोलेंगे। अब आपका क्या है, आयनिक बॉन्ड। क्या कार्बन आयनिक बॉन्ड बना सकता है, नहीं, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि क्या बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है आपका, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे, जो पॉजिटिव नेगेटिव दो आयंस में टूट जाए, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयंस में टूट जाए। लेकिन कार्बन में क्या होता है, कार्बन क्या करता है, आपका बॉन्ड बना लेता है खुद के साथ ही, ठीक है, वो नहीं ब्रेक होता है। अब आपका सिंगल बॉन्ड, क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाँ भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या है इसका एग्जाम्पल आपका, CH4 या C2H6, एल्कीन, क्या होते हैं ये, एल्कीन्स। अब क्या भाई, कार्बन आपका डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, C डबल बॉन्ड, C आपका क्या होता है, एल्कीन्स। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, नो। इसने ये पूछा था कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो कार्बन में प्रेजेंट नहीं होता है, तो हमने देखा ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एल्काइंस,
आयनिक बॉन्ड आपका नहीं प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्केन्स। डबल बॉन्ड भी आपका प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एल्कीन्स। कौन सा नहीं होता है आपका, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नॉट फाउंड पूछा था, तो क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which unit is measurement is found to measure the energy requirement of human body। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखो, अब किसी भी वेट को भी किलोग्राम में, ग्राम में, केजी, ग्राम, इस तरह से हम मापते हैं। उसी तरह से मानव के अंदर जो ऊर्जा होती है उसको भी हम एक क्या कहते हैं, मापन इकाई का रूप देते हैं। एक मापन इकाई होती है उसको मापने के लिए भी। तो हम देखो, यूजली हम बात करते हैं नॉर्मली कि कितनी कैलोरीज खानी चाहिए ताकि हमें इतनी ऊर्जा मिले। तो यहाँ से हमें सीधा सा आंसर मिल रहा है कि कैलोरी आपकी मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, हमें ये दिखता है किसी भी हम जैसे एक बिस्किट का पैकेट लेंगे तो उस पर लिखा होता है कि उसके अंदर कितनी कैलोरी प्रेजेंट है। तो वह क्या है, मेजरमेंट यूनिट है एनर्जी की। The first photosynthetic oxygen producing organism appeared on earth। क्या है, पहले प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। कौन सा था भाई, साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। परमाणु से जो आपको एनर्जी प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम एटम इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, बताएंगे। किसी भी परमाणु से बोलते हैं ना, परमाणु बम होता है, क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी। आपका क्या ऑप्शन है सही, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसको किया जाता है आपका भाई, बैरोमीटर। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क कोल्ड। कि भाई क्या होता है ये प्रोसेस, बताएंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क यूज इन डेयरी इज कोल्ड। ये प्रोसेस, जैसे जिनके घर में गाय भैंस होगी तो उसको क्या बोलते हैं, दूध बिलोना, है ना। तो उसमें क्या होती है, जो रई होती है वो बार बार एक बीच में सेंटर में लगाई जाती है और वो घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु कार्य भिन्न होते हैं, बताएंगे।
ऑर्गन आर दोस विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन। क्या होता है, डिज़ाइन सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन कार्य क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसको क्या बोलेंगे हम, होमोलोगस। होमोलोगस समरूप। क्या बोलेंगे हम, समरूप। इसका क्या आंसर है करेक्ट, समरूप। देखते हैं इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं ताकि हमें याद रहे। होमोलोगस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखिएगा, जो ह्यूमंस के जो हैंड्स हैं और जो बर्ड्स के विंग्स हैं उनका ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन हम अपने हाथों का विंग्स जो होते हैं, देखिएगा, जो फोर लिम्ब होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, जो फोर लिम्ब होते हैं, फोर लिम्ब, वो ह्यूमंस के और बर्ड्स के क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, एक ही ओरिजिन होता है। लेकिन क्या आप अपने हाथों से उड़ सकते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, अपने हाथों से कोई भी दैनिक कार्य करने का कार्य करते हैं, ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं मतलब बेसिकली। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो उन हाथों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। तो क्या है, दोनों की स्ट्रक्चर, ओरिजिन सब कुछ सेम है, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या है आपका, डिफरेंट है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास पूरी हो गई। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।